कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया की। नमस्कार दोस्तों, आप वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2.0 सुन रहे हैं। ये कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस परियोजना की संकल्पना श्री आर श्रीधर ने की है तथा आशीष तिवारी एवं पूजा मुराडिया ने इसे साकार किया है। दोस्तों, मैं हूं आपका चीफ होस्ट अरविंद नारायण मिश्रा और हम अनुभव की सीरीज़ में आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया में आज हमारे गेस्ट इनवाइटेड हैं। इंटरेस्टिंग एरिया है एस्ट्रोलॉजी और उसमें भी ख़ास तौर से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी की दुनिया बहुत बड़ी है, विशाल है और जटिल है, और इसलिए इसको एक या दो एपिसोड में इसके बारे में पूरी चर्चा करना संभव नहीं होगा। लेकिन हम अपने श्रोताओं को दो बातें ख़ास तौर से बताना चाहेंगे। एक तो यह है कि जितनी बीमारियां किसी शरीर में होती हैं, किसी व्यक्ति को होती हैं, वो बेसिकली उसके पीछे कारण ये ग्रह होते हैं, जो 9 ग्रह हैं, आप लोग जानते होंगे। तो ये कोई ना कोई ग्रह उसकी बीमारी के पीछे ज़रूर होता है, और ये ग्रह अपना असर शरीर पर ऐसा डालते हैं कि आप वो अंग आपका कमज़ोर हो जाता है, बेकार हो जाता है, उसका प्रत्यार्पण करना पड़ता है या अस्पताल में उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। दिस इज़ अ वेरी ये चर्चा पहले इसको अंधविश्वास के क्षेत्र में माना जाता था, लेकिन धीमे धीमे अब इस पर किताबें भी आ गई हैं और काफ़ी रिसर्च हो चुकी है, और अब ये एक एस्टैब्लिश्ड साइंस है और मेरे ख्याल से करोड़ों लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। इसलिए ये बात अब बहुत ही संदर्भ की एक हो गई, सीधे संदर्भ की हो गई है, और इसलिए इस पर चर्चा करना आवश्यक मानते हुए हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है लखनऊ के बहुत सुप्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर मिस्टर धीरेन्द्र सिंह को। धीरेन्द्र सिंह साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत पंडित बहुत जी, धन्यवाद। आज जैसा कि मैंने अभी बताया कि श्रोताओं को बेसिकली आप थोड़ा सा हॉरोस्कोप की बात, जैसे एक हॉरोस्कोप होती है, उसमें 12 खाने बने होते हैं। जी 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 तो ये खाने क्या हैं और क्या इनकी इम्पोर्टेंस है, यहाँ से हम बात शुरू करते हैं। जी जी फिर इसके बाद ग्रहों को लेते हुए उन पर चर्चा करेंगे। जी 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 जी। तो ये जो कुंडली, जिसको हम लोग कुंडली कहते हैं, ये बर्थ के समय ही एक्चुअली बन जाती है। प्लैनेट्स की पोजीशन, ग्रहों की पोजीशन, अच्छी बुरी स्थिति सब उसी समय भगवान जी डिसाइड कर देते हैं। जो हमारे पास एक जन्म के समय जो ग्रहों का नॉर्मल चाल जहाँ पर होती है वो कुंडली में रिफ्लेक्ट हो जाती है। और सबसे मजे की बात यह है कि यही कुंडली आपकी मृत्यु तक, आपके शुरू से अंत तक के सारे किस्सों को ये रिवैलिडेट भी करती है, वैल्यूएट भी करती है, और आपको आगाह करती है और बताती भी है कि ऐसा ऐसा होगा। जन्म के समय जो स्थिति बन के आती है, उस स्थिति में 9 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, और फिर आ जाते हैं राहु, केतु, जो छाया ग्रह के रूप में होते हैं। अब होता क्या है, जो कुंडली का पहला भाव है, फर्स्ट, ये हमारी पर्सनैलिटी को बता रहा है। हमारे कुंडली में सामने जो एक, हाँ, सबसे ऊपर जी, ये हमारे पर्सनैलिटी को बता रहा है, हमारे भाव को बता रहा है, हमारे आँख नाक कान के बारे में बता रहा है, हमारी कैसी बोली होगी, क्या होगा, उसके बारे में बता रहा है। जी। जो दूसरा घर होता है वो हमारे परिवार, हमारा परिवार में क्या योगदान है, हमारे पास कितनी धन संपदा है, हम कैसा खाना खाना पसंद कर रहे हैं, हमारी जो राइट साइड का एरिया है, गर्दन और कंधे का, ये उसको डिनोमिनेट कर रहा है। थर्ड हाउस हमारा आ रहा है छोटे भाई बहन का हाउस, हमारी एनर्जी का हाउस, हमारे फ्रेंड्स का हाउस,
और हमारे घूमने फिरने का हाउस। फोर्थ हाउस आ रहा है हमारा एक्सक्लूसिवली मदर का हाउस। तो इसमें रहने वाला जो ग्रह है वो बताएगा कि आपकी माताजी घर में कितना प्रसन्न है, और ये आपके जो चेस्ट एरिया है या स्टमक एरिया है उसमें क्या दिक्कत आएगी उसको भी बताएगा। अब फिफ्थ हाउस जो आ रहा है हमारा, वो हमारा प्रेम प्रसंग का है, हमारे बच्चों का है, हमारा पत्नी से हमारा कितना प्रेम होगा, हमारा राइट साइड का एरिया जो है वो क्या नाम आपका कमर से नीचे का, इसको बता रहा है। अब हमारा सिक्स्थ हाउस आ रहा है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट हाउस है। ये इम्पोर्टेंट हाउस इन द सेंस ये है कि ये हमारे रोग को बता रहा है, क्या हमको एलिमेंट्स होंगे, क्या हमको बीमारी होगी, कैसे हमारा सिस्टम चलेगा बीमारी को ठीक करने का, हमारे शत्रु कितने होंगे, वो कैसे होंगे, अपने होंगे, दूर के होंगे, दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, ये होंगे, और उसके बाद हम कर्जा लेंगे कि नहीं लेंगे, कर्जा लेंगे तो अदा कर पाएंगे कि नहीं, कब ये होगा। उसके बाद सेवेंथ हाउस आता है जो हमारा पत्नी का होता है, पत्नी है तो पति का होगा, और उसके बाद हमारी इनकम का होगा। एट्थ हाउस आता है, ये हमारा मृत्यु का घर है, एज का घर है, रिसर्च में सातवां घर छूट गया, सातवां घर पत्नी वाला है। हाँ, ठीक है। उस पत्नी वाले घर में हमारा पत्नी का कैसा, हमारी पत्नी होगी, कैसा उसका मिजाज होगा, कैसा उसका बिहेवियर होगा हमारे प्रति, और हमारी इनकम के लिए कैसी स्थिति बनेगी जी। अब उसके बाद एट्थ हाउस आ गया, ये हमारी एज का है, हमारी रिसर्चेस का है, हमारी चीज़ों के खोने के डरों का है, वो खोना जो खो गया वो मिलेगा कि नहीं उससे संबंधित, और शरीर में एनस से रिलेटेड प्रॉब्लम से भी रिलेटेड है। पाइल्स किसी को हो रही है, किसी की पॉटी सही नहीं आ रही, स्टूल सही नहीं पास हो रहा। और नाइन्थ हाउस हमारा भाग्य का भी है, कुछ लोग इसको फादर का भी मानते हैं कि फादर का भी घर यही है, और भाग्य का घर है, और यहाँ से आपको अच्छे रिजल्ट्स, पूजा पाठ कर पाएंगे आप, नहीं कर पाएंगे, दान पुण्य में आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आप नास्तिक हो जाएंगे, इस तरीके का है। जो टेंथ हाउस है ये हमारा वर्क प्लेस का हाउस है। इस वर्क प्लेस के हाउस में जो ग्रह होंगे वो आपको बताएंगे कि आप क्या करेंगे, और इसी घर से और फोर्थ घर से हमारे चेस्ट की बीमारी को भी हम डिजिग्नेट डिनोमिनेट करते हैं, उसका सोल्यूशन निकालते हैं। 11th हाउस हमारा इनकम का घर होता है, हमारे बड़े भाई बहन का घर होता है, मौसी वौसी का भी घर होता है। यहाँ पे हम कितने फंड्स इकट्ठा कर पाएंगे, क्योंकि ये इनकम का घर है। और 12th हाउस हमारा एक जो है उसको कहते हैं कि ये व्यय का घर है, हमारे एक्सपेंसेस का घर है। तो इस एक्सपेंसेस के घर में केवल हमको लगता है कि शुक्र बेस्ट है, चंद्रमा भी बेस्ट है, क्योंकि चंद्रमा आपको विदेश भेज सकता है और शुक्र आपको बहुत बढ़िया सी लग्जरी लाइफ करा सकता है। ये तो वो घर बन गए कि हमको किस घर से क्या मिल रहा है। ये हॉरोस्कोप में कोई भी आदमी आपको देख के समझ जाएगा कि पहले तो ये प्रिलिमिनरी जानकारी हुई। अब इसमें पड़ी मेरा जो दूसरा प्रश्न इसके साथ जी है, वो ये है कि ये जो 9 ग्रह हैं जी, इनका प्रभाव शरीर पर कैसे कैसे पड़ता है जी और वो प्रभाव कुंडली के ग्रहों के से ही साथ पड़ता है। जी तो कौन सा ग्रह किस घर में जी इफेक्टिव होगा, कहाँ पर कोई नुकसान ज़्यादा करेगा, फायदा करेगा, शुभ करेगा, जी इसका थोड़ा सा एक डिटेल आप। जी जी। अब इसमें यह है कि लगभग सभी ग्रहों की 3 दृष्टियां हैं। तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि, और कुछ ग्रहों की 5वीं दृष्टि है, 9वीं दृष्टि है। तो 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि, तो अगर हम एक दृष्टि को माने 7वीं, 7th जो उसकी निगाहें हैं, जो उसका असर है, वो यूनिफॉर्मली यूनिवर्सली है। अब जैसे मैं अगर ये कहूँ कि लग्न में कोई ग्रह है, हाँ, और इसकी दृष्टि 7th हाउस पे पड़ रही है, ठीक है, और 3rd हाउस पे भी पड़ रही है, और 10th हाउस पे पड़ रही है। तो अगर लग्न में सूर्य किसी के है, तो सूर्य की दृष्टि सूर्य को 1st हाउस माना, 2nd हाउस हमने उसको माना, और 3rd हाउस हमने छोटे भाई बहन को मान लिया।
अगर सूर्य वहाँ बैठा है और छोटे भाई बहन के थर्ड हाउस में राहु बैठा है, तो सूर्य का ग्रहण, राहु का ग्रहण सूर्य पर लगेगा और यहाँ पे क्या होगा कि आदमी का नेचर बिल्कुल डाइवर्सिफाई हो जाएगा। जी। तो जैसे राहु है तो ये बड़ा घूमने फिरने वाला होगा, बड़ा फैब्रिकेट करने वाला होगा। तो जब आप इस तरीके के लोगों के संपर्क में आएंगे तो आप अनावश्यक, अभी बैठे हैं घूमने चले गए, अभी बैठे हैं आप नॉन वेज नहीं भी खाते तो आपको ले जा रहा है, भले ही आप ना खाएं लेकिन आप बैठे रहेंगे। तो इस तरीके से इनका असर पड़ता है। अब अगर सूर्य फर्स्ट हाउस में है और सेवेंथ हाउस में शनि लिखा है, सूर्य शनि लिखा है, अब ये घर पत्नी का है, सूर्य और शनि दुश्मन है आपस में। तो क्या होगा, ऐसे में जब भी सूर्य की दृष्टि शनि पे पड़ेगी तो हो सकता है शनि के पिता होने के नाते वो सेवेंथ हाउस को इतना डैमेज ना करे, लेकिन जब शनि जी की दृष्टि उस पर पड़ेगी लग्न पे तो वो बहुत डैमेज करेगा। तो शनि जी मतलब पत्नी हो गई अगर मेल की कुंडली है, और वो हस्बैंड हो गए, तो ऐसे किस्से में हस्बैंड वाइफ की ट्विनिंग बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है। ओके। बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है। हाँ जी, ऐसे ही अगर एक नंबर में चंद्रमा लिखा है जी। और सेवेंथ में शनि लिखा है तो भी यही दिक्कत आएगी। एक में चंद्रमा लिखा है, सेवेंथ में राहु या केतु लिखा है, तो मतलब ये मैंने ये बताया कि दृष्टि जब पड़ती है तो वो ग्रह पे असर आता है। जी। अब देखिए क्या होता है। अब ये तो मैंने एक जनरल से बताया। अब जैसे लग्न में सूर्य बैठा है तो ऐसा आदमी अपनी बात को मनवाने का सारा प्रयास करेगा, क्योंकि वो सूर्य से डिनोमिनेटेड हो रहा है, वो डोमिनेटेड पर्सनैलिटी का आदमी होगा। और अगर यहाँ सूर्य उच्च का है या सूर्य अच्छी डिग्री में है तो ऐसे आदमी से बहस में जीत पाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो जस्टिफाइड ही बात करेगा। ऐसा आदमी जीवन में झुकता नहीं है और वो सारे प्रयास कर लेगा अपनी बात को सही साबित करने के लिए। तो ये तो सूर्य का लक्षण हो गया। अब यहीं पर अगर सूर्य खराब है मान लीजिए, तो ऐसा आदमी ठीक उल्टी स्थिति में फंस जाएगा। उसको बोलना चलना समझ में नहीं आएगा, अनावश्यक बोल देगा, हर जगह से डांट खाएगा, परेशान होगा। उसकी आंखों में जलन हो सकती है, मुंह में छाले हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य की गर्मी को बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल काम है। अब ऐसे जो दूसरे घर में कोई ग्रह बैठा है तो वो ग्रह क्या करेगा, परिवार को जोड़ने का काम करेगा, क्योंकि ये फैमिली का घर होता है और पैसे रुपए का घर होता है। तो यहाँ सॉफ्ट ग्रह जो है अच्छे रिजल्ट देते हैं। चंद्रमा आ गया तो जो भी घर में जो भी ये इंसान जातक है वो इतनी अच्छी बातें करेगा, ऐसे परिवार को सब मिला चलेगा। चाहे जितना झगड़ा फसाद हो रहा है वो सबको कहेगा नहीं नहीं भैया आओ बैठो, कहाँ तुम ये सब गलत सलत डायरेक्शन में जा रहे हो। अब यही कोई क्रूर ग्रह आ जाए तो वो अपने टर्म्स कंडीशंस पे उनको सबको चलाएगा। अब चूंकि ये भोजन का भी ग्रह है तो यहाँ अब जैसे कोई पापा ग्रह या खराब ग्रह बैठ जाए तो ऐसा आदमी मिर्च मसाले खाने वाला, नॉन वेज खाने वाला, ड्राई लीकर लेने वाला, ड्राई नशा करने वाला होगा। चंद्रमा है, बृहस्पति है, बुध है, शुक्र है, तो ऐसा आदमी थोड़ा अच्छा खाने वाला होगा, सात्विक रहेगा, दही खाएगा, थोड़ा मीठा खाएगा, थोड़ा अच्छा सा खा लेगा है। और यही अगर मंगल भी है और कुछ और भी है तो नमकीन और मिर्च मसाले वाली चीज़ें उसको पसंद होंगी। और यहाँ से दिक्कत क्या होती है कि जब यहाँ पर बैठा ग्रह सेवेंथ एट्थ हाउस को देखता है तो वो उस पर मार्केश का काम करने लगता है। ओके। क्योंकि वो सेकंड हाउस से एट्थ हाउस पे निगाहें जाएंगी तो वो सातवीं दृष्टि उसकी होगी जी। तो जब सातवीं दृष्टि होगी तो वो वहाँ दिक्कत जाके दे देगी। तो ऐसे आदमी को दिक्कत दो ही जगह आएगी, फिर या तो पैर में आएगी या सर में आएगी। अब फोर्थ हाउस जो है ये एक्सक्लूसिवली मदर का हाउस है। इसमें पापक ग्रह माँ के लिए दिक्कतें पैदा करते हैं तरह तरह की, और ऐसे जातक से भी माँ को दिक्कत होती है। और ऐसे जातक के स्टमक में, लिवर में भी तरह तरह की दिक्कत हो सकती है। जनरली 99% होती है। अब फिफ्थ हाउस में अगर अच्छा ग्रह है तो पत्नी से प्रेम देगा, बच्चों से प्रेम देगा, आपकी जो भी योजनाएं बनेंगी उसको सफल बनाएगा।
ये पढ़ाई का भी घर है, यहाँ से पढ़ाई को भी देखा जाता है। और अगर यही ग्रह 10th हाउस में भी है या 10th हाउस को देख रहा है या दृष्टि पड़ रही है, तो आदमी जिस चीज़ की पढ़ाई करेगा उसी चीज़ से रिलेटेड उसको जॉब में जाना होगा। ऐसा होता है कि पढ़ाई में कोई ग्रह है और सर्विस या 10th हाउस में कोई ग्रह है, तो पढ़ाई के हिसाब से पूरी नहीं जाता। पढ़ाई आपने किसी चीज़ की करी, आप चले गए किसी फील्ड में। जैसे आप देख रहे होंगे बहुत से लोग तरह तरह के इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, लेकिन वो सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होते हैं तो उनकी डॉक्टरी इंजीनियरिंग तो किनारे हो गई, चले गए एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये सीन बनता है। ऐसे ही 7th हाउस में है कि जब 7th हाउस का आपका वो आता है महादशा या उसकी अंतरदशा, तो आदमी को अगर मेल है तो फीमेल से दिक्कत हो सकती है, फीमेल है तो मेल से दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर ये ग्रह अच्छे हैं, सॉफ्ट हैं, लग्न में भी कोई सॉफ्ट ग्रह है, बृहस्पति है, और 7th हाउस में चंद्रमा है, और फिर जो है 5th हाउस में भी कोई सॉफ्ट ग्रह है, तो ऐसे इंसान की जो भी फैमिली होगी, 2 बच्चों की, 4 बच्चों की, अरे बड़ी ही यूनाइटेड, समझ लीजिए ट्यूब में सब चल रहा है, कोई इधर उधर भाग नहीं सकता। और ऐसे ही 9th हाउस है, तो 9th हाउस तो आपका भाग्य का हाउस है। जितनी आप मेहनत करेंगे वहाँ से आपको फल मिलेगा। मंगल बहुत अच्छा होता है 9th हाउस में, और शुक्र बहुत अच्छा होता है, और बुध बहुत अच्छा होता है, बृहस्पति बहुत अच्छा होता है। बाकी ग्रह उतने अच्छे नहीं माने जाते हैं। ये वो ग्रह हैं जिसको कहते हैं ना कि आदमी का भाग्य आगे आगे चल रहा है, वो कर तो कुछ नहीं रहा है, लेकिन भाग्य इतना अच्छा चल रहा है कि उसको सारे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अब 10th हाउस में भी जो जैसे जिसको माना जाता है कि अगर सूर्य आ जाए, शनि जी आ जाएं, बृहस्पति आ जाए और शुक्र भी आ जाए, या इसमें से जैसे शनि जी आ जाए और शनि जी 7 नंबर वहाँ लिखा हो, उच्च के हो, तो ऐसा आदमी तो भैया बिल्कुल टॉप लेवल पर काम करता रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इनके साथ बृहस्पति जी भी आ जाए तो वो और अच्छी चीज़ों में, मतलब ज्ञान का भंडार हो जाएगा, अपने ज्ञान से, अपनी समझ बूझ से वो सारा काम करता रहेगा। सूर्य भी आ जाए तो फिर तो कहना ही क्या, मान सम्मान प्रशासन एक छत्र राज रहेगा, झंडा गड़ा रहेगा। तो इस तरीके की बातें हैं। 11th हाउस में तो हम समझते हैं कि ये चूँकि इनकम का हाउस है, तो यहाँ पे अगर 12th हाउस का कोई भी ग्रह 11th में नहीं है, या 6th और 8th का कोई ग्रह 11th में नहीं है, तो ऐसा आदमी को पर्याप्त धन मिल सकता है, पर्याप्त धन मिलता है। और 12th हाउस में तो जैसे चंद्रमा है, ये आपको विदेश भेज सकता है, सूर्य भी आपको विदेश भेज सकता है, शुक्र आपको बहुत लग्जरी लाइफ लीड करा सकता है कि इतनी अच्छी फैमिली वाइफ से संबंधित लाइफ, घूमना फिरना, एंजॉय करना, ये सब करा सकता है। लेकिन अगर शुक्र वहाँ है और 7th हाउस में कोई गड़बड़ ग्रह है जो शुक्र को या वहाँ मान लीजिए सूर्य है, वो चला रहा है, तो ऐसे आदमी को पत्नी के साथ हमेशा निभाने में, या पत्नी को पति से निभाने में दिक्कत होती है। दोस्तों, आप पंडित धीरेन्द्र जी का इंटरप्रिटेशन सुन रहे थे हॉरोस्कोप का, और अभी इस सत्र में हम लोगों ने जो चर्चा की है, वो चर्चा बेसिकली ये है कि एक हॉरोस्कोप कैसे बनती है और उसमें कैसे ग्रह, अपना स्थापित ग्रह जो होते हैं, उनका कैसे कैसे असर होता है। ये एक सामान्य चर्चा थी। अब हम इस अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे कि यही ग्रह जो हैं वो आपको हेल्थ आपकी कैसे इफेक्ट करते हैं, और कैसे हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर बात करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप लखनऊ की संस्था पीपल्स इनिशिएटिव के पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2 को सुन रहे थे। वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए भारत सरकार की हेल्पलाइन नंबर 14567 पर आप प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक वरिष्ठ नागरिकों की किसी भी समस्या पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।